हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स यानी मानव में पोषण। तो मानव में जो पोषण होता है वो क्या होता है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग यानी मानव का पाचन तंत्र। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है क्या होता है उसके बारे में, उसके आगे फिर है। तो जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है वो क्या होता है 9 मीटर लॉन्ग होता है, जिसमें क्या होता है माउथ होता है जिसे हम क्या कहते हैं बकल कैविटी। तो जो माउथ होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले भोजन माउथ में आता है और उसके बाद में वहाँ पर भोजन को मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद में क्या करते हैं कि जो ओसोफेगस होता है फूड पाइप, उसके द्वारा भोजन क्या होता है स्टमक तक आता है। जहाँ पे क्या होता है कि स्टमक जो होता है वहाँ पे क्या होता है भोजन का जो होता है पाचन होता है। तो जो माउथ होता है मतलब सबसे पहले भोजन आया और उसके बाद में दांतों के द्वारा उसको मतलब तोड़ते हैं यानी काटते हैं, काटने के बाद में छोटे छोटे पार्ट में करते हैं और उसके बाद में फिर वो ओसोफेगस यानी फूड पाइप के द्वारा स्टमक तक आता है। लेकिन एक बात और जान लेते हैं कि जो भोजन होता है वो डायरेक्टली क्या स्टमक में आ जाता है ओसोफेगस से हो, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एपिग्लॉटिस होता है। उस एपिग्लॉटिस के द्वारा मतलब क्या होता है कि जिसे मतलब कंठ भी कह सकते हैं एपिग्लॉटिस को। तो भोजन क्या होता है डायरेक्टली तो आता नहीं है स्टमक में, क्योंकि ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है हमें। तो जो ये एपिग्लॉटिस होता है कुछ इस तरीके का होता है जिसके माध्यम से मतलब ये क्या एपिग्लॉटिस जो होता है क्या करता है, यहाँ जो कंठ होता है वो बंद रखता है। तो जब भोजन हम माउथ से ओसोफेगस या स्टमक तक आता है तो क्या होता है कि एपिग्लॉटिस जो होता है इधर मतलब नीचे की तरफ चला जाता है, इधर चला जाता है नीचे की तरफ, जिसके थ्रू मतलब क्या होता है कि भोजन ओसोफेगस फूड पाइप और स्टमक के पास आता है। तो स्टमक की बात करें, जो स्टमक होता है वो क्या होता है जो सब स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्टमक में कुछ एसिड्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा मतलब क्या होता है भोजन का पाचन होता है। तो जो स्टमक होता है स्टमक से फिर भोजन क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद में फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये क्या होता है 6 मीटर लॉन्ग होता है और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। तो एक बात ये जान लेते हैं कि आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि मतलब ये 6 मीटर लॉन्ग है तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है और ये लॉन्ग है, मतलब ये छोटा है 1.5 मीटर लॉन्ग है, इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, मतलब ये इसकी संरचना के आधार पे होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये क्या होता है कुंडलित संरचना होती है और ये पतली होती है, जिसके आधार पे मतलब क्या होता है कि इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये क्या होता है कि ये मोटी संरचना होती है, ठीक, जिसके आधार पे मतलब क्या कहते हैं इसको लार्ज इंटेस्टाइन नाम दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये जो रेक्टम होता है रेक्टम में मतलब एनस के कुछ ऊपर पाया जाता है, गुदा मार्ग के क्या होता है गुदा मार्ग के कुछ ऊपर पाया जाता है रेक्टम। रेक्टम क्या करता है एक ढक्कन की तरह होता है जो बंद रखता है। अब उसके बाद में जो पचा हुआ भोजन है वो क्या होता है शरीर के द्वारा यूज कर लिया जाता है। लेकिन जो अपचित भोजन होता है अपशिष्ट भोजन होता है वो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होते हुए क्या होता है एनस तक आता है और उसके बाद में रॉ मटेरियल यानी वेस्ट मटेरियल के रूप में हम बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए नोट करने वाली बात है जो अभी हम बताए थे एपिग्लॉटिस की बात, तो इसको हम नोट कर लेते हैं क्योंकि मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एपिग्लॉटिस ही निर्धारित करता है कि हवा किस नली में जाएगी और भोजन किस नली में जाएगी। फिर आ जाते हैं ऊपर जो अभी मतलब माउथ की बात कर रहे थे कि
भोजन छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं और उसके बाद में फिर ओसोफेगस और ओसोफेगस से फिर स्टमक में आता है। तो जो ये एपिग्लॉटिस होता है, ये एपिग्लॉटिस ही निर्धारित करता है कि भोजन किस नली में जाएगा और हवा किस नली में। तो ये जो नली है इसके थ्रू क्या होता है, O2 का प्रवेश होता है और इसके थ्रू क्या होता है, फूड का प्रवेश होता है, यानी भोजन जाता है। अब बात करते हैं मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में जो पोषण होता है, क्या होता है, मनुष्य का आहार नाल 25 से 30 फीट लंबी होती है, जो मुख से लेकर मलाशय तक विस्तृत होता है। आहार मुख से ग्रासनाल, आमाशय, ग्रहणी, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय और गुदा से होते हुए अपशिष्ट पदार्थों के रूप में त्याग दिया जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया है कि जो ये मनुष्य का क्या होता है, आहार नाल होता है, 9 मीटर लॉन्ग होता है, जिसे हम गट या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये 9 मीटर लॉन्ग होता है। तो मनुष्य का आहार नाल 25 से 30 फीट लंबी होती है, जो मतलब क्या होता है, माउथ टू एनस तक जो होता है, माउथ टू एनस तक होता है। क्या होता है, 9 मीटर लॉन्ग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, यानी मनुष्य का आहार नाल। तो मनुष्य का आहार नाल 25 से 30 फीट लंबी होती है, जो मुख से लेकर मलाशय तक विस्तृत होता है। आहार मुख से ग्रासनाल, आमाशय, ग्राहड़ी, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय और गुदा से होते हुए अपशिष्ट पदार्थों के रूप में त्याग दिया जाता है। यानी कहने का मतलब जो भी बताए हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो जो क्षुद्रांत होता है वो छोटी आंत होती है और बृहदांत क्या होता है, बड़ी आंत होती है। तो जब भोजन स्टमक तक आता है, स्टमक के बाद में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में जाता है और उस कुंडली संरचना होती है, उसमें भोजन का पाचन होता है। जो पचे हुए भोजन होते हैं उसको शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अपचे हुए भोजन होते हैं बृहदांत के द्वारा क्या होता है, मलाशय और मलाशय से गुदा मार्ग तक आता है, और जिसके द्वारा क्या होता है, गुदा मार्ग के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हम त्याग देते हैं। आहार नाल के कार्य। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के 3 कार्य होते हैं। आहार को पचाना एवं उनको गलाकर स्वांगीकृत करना। यानी गलाकर स्वांगीकृत करना मतलब क्या होता है, शरीर के लिए एडिबल बनाना, शरीर को जो मतलब ऊर्जा प्रदान करे या उसके लिए मतलब सहायता प्रदान करे। अब दूसरा पॉइंट, आहार को पाचन के बाद अंत तक पहुंचाना, यानी पचे हुए भोजन को क्या होता है, शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो अपचे हुए भोजन होते हैं उसके उपरांत जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं, एनस यानी अंत तक पहुंचाते हैं। पाचित आहार का रसोरोपण करना, यानी आहार नाल के क्या हो गए, 3 कार्य हुए। पचे हुए भोजन के रस का अवशोषण करना क्या होता है, जो आहार नाल के कार्य होते हैं। अब एक बात ध्यान देने वाली है, नोट, आहार के मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल हैं। यानी जो आहार हमारा होता है उस आहार के मुख्य घटक जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल होते हैं। तो जो हमारा शरीर होता है इन्हीं अवयवों का क्या होता है, बना होता है। ग्रासनाल या ग्रसनी, ओसोफेगस। तो ये जो ग्रासनाल होता है इसको हम ग्रासनली या ग्रासनाल भी कहते हैं। तो ग्रासनाल जो होता है ये 9 या 10 इंच लंबी नली होती है, जो क्या होती है, ग्रसनी से आरंभ होकर मध्यपट यानी उदर से होते हुए अमाशय में मिलती है। यह एक क्या होता है, मांसपेशियों का बना हुआ होता है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। मांसपेशियों से निर्मित 9 या 10 इंच लंबी नली होती है,
जो ग्रसनी से आरंभ होकर मध्य पट से मिलकर उदर तक पहुंचती है और आमाशय में मिल जाती है। अब बात करते हैं आमाशय की। यह खोखली थैलीनुमा संरचना होती है। इससे आहार का पाचन होता है या उदर के बाईं ओर क्या होता है, स्थित होता है और भोजन आने पर यह फैल जाता है। आमाशय में भोजन जठर ग्रंथियों द्वारा पाचन होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम का श्रावण करता है। तो हम लिख लेते हैं, यह खोखली थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें आहार का पाचन होता है या उदर के बाईं ओर स्थित होता है, जिसमें भोजन आने पर फैल जाता है। आमाशय में भोजन पाचन जठर ग्रंथियों द्वारा होता है। भोजन का पाचन जठर ग्रंथियों द्वारा होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम का श्रावण करता है। बात करते हैं ग्राणी डिओड्रनम। यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है, जहाँ पर भोजन को क्षारीय माध्यम में बनाया जाता है और उसके बाद में क्या होता है कि क्षुद्रांत और बृहदांत तक पहुँचाया जाता है। तो जो ग्राणी होता है उसे हम डिओड्रनम भी कहते हैं। यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है, जहाँ भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। ग्राणी को पक्वाशय भी कहते हैं, क्योंकि जो ग्राणी होता है वहाँ पे भोजन का क्या होता है, पूर्ण रूप से पाचन होता है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, पक्वाशय कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, ग्राणी या पक्वाशय दो प्रकार के तरल पदार्थों को ग्रहण करता है। जो पहला तरल पदार्थ होता है पित्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस जो होता है क्या होता है, क्षारीय पदार्थ होता है, जो क्या होता है, यकृत द्वारा संश्लेषित किया जाता है। अब दूसरा जो है लीवर यानी यकृत। मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि क्या होती है, यकृत होती है, जो लगभग 1.6 किलोग्राम की होती है। कभी ये याद रखिएगा कि सबसे लंबी ग्रंथ क्या होती है, यकृत होती है। कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसको इम्पोर्टेंट के रूप में भी लिख लेते हैं कि जो लीवर होता है वो क्या होता है कि मानव का सबसे लंबी ग्रंथि होती है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं क्षुद्रांत की। तो क्षुद्रांत जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मानव का क्या होता है, छोटा आहार नाल होता है। इसे हम क्या कहते हैं, क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, कुंडलित संरचना होती है और ये क्या होता है कि 8 मीटर लंबी होती है, जो उदर गुहा में क्या होती है, धंसी हुई होती है। तो मानव का पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो आमाशय से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक फैला होता है। क्षुद्रांत ही सबसे अधिक पाचन एवं अवशोषण करता है। क्षुद्रांत 8 मीटर लंबी कुंडलित संरचना होती है, जो उदर गुहा में धंसी हुई होती है।
अब बात करते हैं बृहदान्त्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये क्या होता है कि मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है। यह अंतिम शिरा होती है जो आगे रेक्टम में क्या होता है, खुलता है और बचे हुए अपशिष्ट भोज्य पदार्थों का त्याग करता है। तो हम लिख लेते हैं बृहदान्त्र को। यह पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है। इस भाग में जल का अवशोषण करके बचे हुए अपशिष्ट को मल के रूप में भंडारित किया जाता है। यानी इस पाचन तंत्र के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा क्या होता है कि भोजन का जो पाचन होता है उससे बचे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या होता है कि रेक्टम में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में भंडारित किया जाता है, यानी स्टोर किया जाता है। और बाद में क्या होता है कि जो मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी लंबाई 7 फीट होती है। कूल्हा या मलाशय, यह बृहदान्त्र का वह भाग होता है जो मलाशय और गुदा मार्ग के समीप होता है। यह एक 30 से 40 सेंटीमीटर लंबा घुमावदार अंग होता है जो साधारण रूप से कूल्हा गुहा में स्थित होता है।